नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। सबसे पहले आपको जानना है कि ये शब्द क्या होता है। वर्णों का, वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मैंने लिखा घ, ये एक वर्ण है। आगे लिख दिया रै, तो ये क्या बन गया? शब्द। शब्द बन गया और इसका एक अर्थ है। तो क्या है? ये शब्द है, क्योंकि इसका एक सार्थक, ये सार्थक है, इसका अर्थ है। इसके अलावा अगर मैं लिखती घर की बजाय घ च घच, तो क्या इसका कोई अर्थ है? इसका मतलब ये शब्द नहीं है। वर्णों को ऐसे समूह में लिख देना कोई शब्द नहीं कहलाता, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द होता है। अब जब ये शब्द व्याकरण के नियमों में बंद कर वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब इन पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये शब्दों की, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये शब्द कैसे बने हैं, इनको हम पढ़ते हैं। इनका वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब ये कहाँ से आए हैं जिसमें है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी है उसका विकास हुआ है संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी संस्कृत से तो आई है ना, तो जो शब्द संस्कृत के हमने ऐसे के ऐसे ही अपनी हिंदी में प्रयोग कर लिए तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे रात्रि है, रात्रि का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना। अगर रात्रि का तद्भव शब्द पूछा जाए तो रात होता है। ये घोटक है, ये तत्सम शब्द है, इसका ध्यान रखना है। इसमें बच्चे बहुत भयंकर वाली गलती करते हैं, इसको तद्भव मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई तत्सम वाले नियम वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहे। ये तत्सम है, तद्भव नहीं है। और इसका तद्भव शब्द होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा क्या है? तद्भव शब्द है और घोटक एक तत्सम शब्द है। मतलब कि संस्कृत के जो शब्द हमने हिंदी में वैसे के वैसे जैसे थे वैसे ही ले लिए, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। इसके अलावा अगर हम कोकिला की बात करें, कोकिला है, कोकिला तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हम हिंदी में ऐसे के ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी की आवाज़ अच्छी है तो हम उसे कह देते हैं कि स्वर कोकिला, जबकि कोकिला का जो तद्भव शब्द है वो कोयल है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तू तो स्वर कोयल है, हम कहते हैं कि ये स्वर कोकिला है। ठीक है, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के वैसे की वैसे ही हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं। उसके बाद आ गया तद्भव शब्द। ये उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हमने उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके मतलब कि हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रह है, इसका अर्थ घर होता है, हिंदी में अब क्या यूज़ करते हैं? घर लिखते हैं। अग्नि है, अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है और हम लिखते हैं आग। बल्कि होता तो अग्नि का भी प्रयोग है हिंदी में, लेकिन इसका जो तद्भव शब्द है आग। जो संस्कृत से शब्द आए हैं उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, वो क्या है? तद्भव शब्द है। आगे आ गए देशज शब्द। देशज मतलब कि देसी। ठीक है, जो शब्द अलग अलग बोलियों से आए हैं। कोई चीज़ होती है, जैसे हरियाणवी में उसे और कुछ कहा जाता है, राजस्थानी में और कहा जाता है। इसी प्रकार से मतलब कि जो बोलियों से शब्द आए हैं वो देसी शब्द हैं। जैसे जुग्गी है, हमें इसका ये नहीं पता होता देशज शब्द का कि ये कहाँ से आए हैं, इसका इतिहास नहीं पता होता। मतलब कह देते हैं कि हमें नहीं पता कि ये किस भाषा से, किस बोली का है। जैसे जुग्गी है, लौटा है, फावड़ा है, रोटी है, झंझट है। रोटी भी एक देशज शब्द है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इनको सभी को ध्यान में रखना है, कौन सी भाषा का है, कैसे है। ठीक है
तो झुग्गी, लौटा, फावड़ा, रोटी, झंझट, ये सभी देशज शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया विदेशी। विदेशी शब्द में वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। जैसे हमारे भारत में कभी अरबी आ गए, कभी मुस्लिम, जैसे मुगलों का राज रहा, अंग्रेज आ गए। जब वो भारत में वो रहते रहे तो उनके शब्द हमारी भाषा में मिक्स हो गए। ठीक है। उनका हम प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल में, तो वही शब्द विदेशी हैं। जैसे चाय शब्द है, चाय शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? ये चीनी भाषा का है। ये चीनी भाषा का शब्द है चाय, चाय चीनी। ठीक है। काजू है, काजू एक फ्रांसीसी शब्द है, क्योंकि फ्रांसीसियों का भी तो हमारे पे राज रहा है ना, फ्रांसीसी शब्द है। इसी तरह से गमला है, एक पुर्तगाली शब्द है। किताब है, एक अरबी शब्द है, किताब एक अरबी शब्द है। अंग्रेज एक कौन सा शब्द है? अंग्रेज एक फारसी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द ना मान लेना ऐसे। अंग्रेज एक फारसी शब्द है। टायर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो जो अलग अलग भाषाओं से शब्द आते हैं वो होते हैं विदेशी शब्द। इतना सबको पता है, लेकिन हमें तो मतलब अपने पेपर को पास करने से सब कुछ करना है। आगे आगे जो पांचवी प्रकार है इनकी, वो है संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उनको कहा जाता है संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी है, रेल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो मिलके बन गया रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द हो गया। टिकट घर है, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये हो गया टिकट घर। इसी प्रकार से ये अरबी भाषा का शब्द है किताब, घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो हम अगर इसको लिख दें किताब घर, तो ये क्या हो गया? एक संकर शब्द हो गया। ठीक है। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार। अब करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से करना है। सबसे पहली प्रकार है रूढ़ शब्द। रूढ़ का क्या अर्थ है? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका है, ठीक है, वो होता है रूढ़ शब्द। इसकी पहचान किस प्रकार से करनी? मान लीजिए ये आदमी है, ये रूढ़ शब्द है, हमें पता है आदमी मतलब कि मनुष्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम आदमी को तोड़ें, आदमी शब्द के टुकड़े करें, आदमी, क्या इसका कोई सार्थक अर्थ है? ठीक है। इसकी पहचान यही है कि जब रूढ़ शब्द को तोड़ा जाता है तो उसका जो टुकड़े बनते हैं वो उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो बिना अर्थ के होते हैं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। यही आपको पहचान याद रखनी। इसी तरह से घर, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो घ अलग कर देंगे, र अलग, तो इसका क्या कोई अर्थ है? नहीं, ये तो वर्ण बन गए। हाथ है, हाथ को भी इसी प्रकार से है, हा अलग कर देंगे, थ अलग कर देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। घोड़ा है, इसी प्रकार से। मतलब कि रूढ़ शब्द में आपको याद क्या रखना है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, सदियों से प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो रूढ़ शब्द हैं। जब इसको तोड़ते हैं तो इसके जो सार्थक, इसके खंड नहीं होते। ठीक है। इसके बाद आ गया यौगिक। शब्द में ही मीनिंग है। यौगिक जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे रसोई घर है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ेंगे, रसोई का अलग अर्थ है, घर का अलग अर्थ है। उसी प्रकार से राजकुमार है, राज का अलग अर्थ है, कुमार का अलग अर्थ है। पाठशाला है, मतलब कि जो यौगिक शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो सार्थक शब्दों से बनते हैं यौगिक, और दोनों का अलग अलग भी अर्थ होता है, ये होते हैं यौगिक शब्द। आपने पहचान कैसे करनी है? शब्द दिए होंगे, उसको तोड़ के देखना है। अगर तो दोनों शब्द मीनिंगफुल है तो इसका मतलब है वो यौगिक शब्द है। अगर अलग करने से उसका अलग अलग कोई मीनिंग नहीं निकलता तो वो रूढ़ शब्द है। तीसरी प्रकार है योग रूढ़। कौन सी है? योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ वो शब्द होते हैं
जो रूढ़ भी हैं, किसी विशेष शब्द के लिए अर्थ के लिए रूढ़ भी हो चुके हैं और यौगिक भी हैं। इसका मतलब दो शब्दों से मिले हैं और जो उसका अर्थ निकलता है वो तीसरा निकलता है। जैसे नीलकंठ है, नील का अलग अर्थ है, कंठ का अलग अर्थ है, और अब जब हम इसका अर्थ लेते हैं तो इसका वो तीसरा अर्थ क्या निकलता है। नीलकंठ का नाम लेते ही हमारे दिमाग में शिव को, भगवान शिव जी की मतलब कि लगता है, हाँ पता चलता है कि जब भगवान शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है नीलकंठ, उनको कहा जाता है। इसी प्रकार से जल है, जल को अगर हम अलग भी करेंगे, जल जय, जल में जल का मतलब पानी हो गया, जय का मतलब हो गया उत्पन्न होने वाला, ठीक है, जो जल में उत्पन्न होता है अर्थात कमल। इसी तरह से मतलब कि ये दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ होता है और तीसरा कोई अर्थ देते हैं, ठीक है। ये हो गए योग रूढ़। ये आपको अच्छे से करने हैं, इनकी पहचान वगैरह, ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो तीसरी प्रकार है इसकी वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हैं? सामान्य शब्द हो गए, जैसे आम हमारी बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, मकान हो गया, सोना हो गया। इसी प्रकार से तकनीकी शब्द जैसे न्यायालय, भौतिकी, ये पूछा तो कम ही जाता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जो मतलब कि तकनीकी शब्द अलग होते हैं, सामान्य शब्द अलग होते हैं। प्रयोग के आधार पर इनको इस तरह से बांटा गया है। अब आ गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिनके एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द के अलग अलग पर्याय होते हैं, मीनिंग होते हैं। विलोम, अपोजिट, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द मतलब कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये शब्द होते हैं। इनको आगे मतलब ये वोकैब वाला सेक्शन आ गया, इसको आगे चल के हम डिटेल से कर लेंगे। जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो भी इसी प्रकार में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। शब्दों के दो प्रकार होते हैं, जे का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो ग्रामर है इसी पे है, ज़्यादा ग्रामर हमने यही पढ़नी है। क्या पढ़ना है? व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग वचन कारक के आधार पर। वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द हो गए, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। इस प्रकार से लड़का है, लड़का है, इसका अगर हम लिंग बदल दें तो लड़की हो जाएगा, इसका मतलब इसमें विकार आ गया। सर्वनाम में विकार आ जाता है, विशेषण में आ जाता है अच्छा, अच्छी। इस प्रकार से क्रिया में चलता है, चलती है, इन शब्दों में मतलब के बदलाव आ जाता है। इसमें ये लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ये विकारी शब्द हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शायद कल की क्लास में हम संज्ञा शुरू कर लें। उसके बाद अविकारी शब्द जिनको मतलब कि वैसे के वैसे रहते हैं, जिसमें बदलाव नहीं आता। अगर मैं कहूँ क्रिया विशेषण में धीरे धीरे शब्द है या तेज है, चाहे लड़की के लिए आप प्रयोग कर लो, चाहे लड़के के लिए, लड़की तेज़ दौड़ती है, लड़का तेज़ दौड़ता है, मतलब कि उनमें जैसे धीरे धीरे है, धीरे धीरे, तेज़, इसी तरह से इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो कौन कौन से होते हैं? अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये आगे चल के हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब इनको हम डिटेल से करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब कि जो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें बदलाव आ जाता है, जो बदल जाते हैं, प्रयोग करते हैं जब जब हम उनका। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें किसी तरह का कोई भी बदलाव इस प्रकार से नहीं आता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने पढ़ लिया शब्द विचार। कल से हम संज्ञा शुरू कर देंगे। तो मेरा जो अनुमान है हम अक्टूबर के महीने में ये पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, क्योंकि पढ़ने का तभी फ़ायदा होगा जब आप रिवीजन कर सकोगे। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि पेपर से 10 दिन पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए और उसके बाद रिवीजन हो जाए। रिवीजन के बिना पढ़े का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे शब्द विचार की क्लास। तो ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।